तो पॉलीडेंटेड लिगेंड स्टार्ट होंगे आज, है ना? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तो आपको पता है पॉलीडेंटेड लिगेंड कौन से होंगे? पॉलीडेंटेड वो लिगेंड होंगे जो दो से मतलब ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई 3 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसे ट्राइडेंटेड कहेंगे। कोई 4 लिगेंड डोनेट कर रहा है तो टेट्राडेंटेड, कोई 5 कर रहा है पेंटाडेंटेड, कोई 6 कर रहा है तो हेक्साडेंटेड। ठीक है। अब एक सवाल इंपॉर्टेंट आता है इसमें, बाई यूरेट का। ठीक है, तो आपसे एक सवाल पूछेगा कि भैया बाई यूरेट के अंदर जो है वो कितना डेंटेड लिगेंड होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन है डेंटिसिटी ऑफ बाई यूरेट लिगेंड, एग्जाम्पल दे दिया। पहला है 2, 3, फिर आपका, देखो आप इसमें ध्यान से देखो, बाई डेंटेड ही होना चाहिए ये। आपको लग रहा होगा कि ये तो ट्राई डेंटेड होना चाहिए, ट्राई नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ट्राई हो जाता तो ये कितने मेंबर रिंग बनाता, 1 2 3 4, तो ट्राई डेंटेड तो हो नहीं सकता। तो यानी कि ये नाइट्रोजन और ये नहीं दे सकते, तो कौन देगा इसको? अरे कौन देगा इसको? ये और ये, तो यानी कि ये 6 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो इसका मतलब बाई डेंटेड लिगेंड होगा, तो यानी आंसर ए। ये जेई मेंस का पी वाई क्यू है। तो यानी कि 3 लोन पेयर अगर दे रहा हो तो एक कंडीशन होगी उसकी, 3 लोन पेयर दे रहा हो तो कंडीशन क्या होगी? सेम। पूछो क्या? कि भैया उसको लोन पेयर जो देना पड़ेगा तो रिंग आपकी 5 और 6 मेंबर बननी चाहिए। क्लियर? डेंटिसिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? जितने वो लोन पेयर डोनेट करता है वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई 1 लोन पेयर दे रहा है तो उसकी डेंटिसिटी क्या है? 1। अगर कोई 2 लोन पेयर दे रहा है तो उसकी डेंटिसिटी क्या है? 2। 3 लोन पेयर दे रहा है तो क्या है? 3। 4 दे रहा है तो क्या है? 4। 5 दे रहा है तो क्या है? 5। 6 दे रहा है तो क्या है? 6। ठीक है, तो चलिए पॉलीडेंटेड पे वापस आते हैं। तो आई थिंक पॉलीडेंटेड का एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया कि पॉलीडेंटेड अब वो होगा जो रिंग भी 6 मेंबर बनाए या 5 मेंबर बनाए तभी दे पाएगा वो। ये देख सकते हैं तीनों, देखो ये दे सकता है और वो भी दे सकता है इसको। ठीक है, तो इसका नाम होता है इमिनोडाई एसीटेट। यहाँ पर NH आएगा ये, इमडा। क्या आएगा ये? इमिनो डाई एसीटेट, इमडा। इसका नाम होता है नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट। बोलो, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट। आ रही है बात? ठीक है, अगला देखो। आपको इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि इथाइलिन डायमीन था यहाँ पे और उसमें से एक एच हटा के वापस से ही जोड़ दिया CH2 आया ना? दोबारा बोलो, क्या दिखाई दिया? NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 तो ऐसा नहीं लग रहा दो हो गए? ये दो हो गए, ये एक इन और एक ये एक और इन, तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है डाई इन।
को बोला जाता है हेक्साडेंटेट। ये जो लिगेंड है वो कौन सा लिगेंड है बताओ? हेक्साडेंटेड लिगेंड। कैसा डेंटेड है? हेक्साडेंटेड लिगेंड। 6 लोन पेयर एक साथ देगा। अब इसमें मजेदार सवाल बनेंगे, देखो 6 लोन पेयर एक साथ देगा तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी ये तो। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी वो देखो, ये ऐसे डोनेट करेगा, देखो अब आप, ये अगर ऐसे डोनेट करेगा तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी नहीं बनेगी? देखो तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, आया ना? देख सकते हो आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो बनी वो दिखाई दे रही है? मस्त है रे बाबा, जल्दी जल्दी बताओ। मस्त ऑक्टाहेड्रल है ना? अब इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा उसने एक, करो फाइंड द एन एम ओ लिंकेज। ट्राई करो इसको, चलो फटाफट से। हो माय गॉड, आंसर गलत आ रहा है भाई, गलत 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 गलत। अभी तक एक का भी आंसर, वही कई बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, यस। इसका आंसर आएगा 8। क्या बोला, जल्दी बताओ। इसका आंसर आएगा 8। क्लियर? अब कैसे आया 8 में, इसका शॉर्ट में डायग्राम बनाता हूँ वापस। देखो ये n था और ये n था, ये o इसने एक इसको दिया था और एक इसको दिया था, देखो पीछे से। ठीक है? अब इधर ध्यान दो आप कि इसने एक इसको दिया था और एक इसको दिया था और ये आपस में भी जुड़े हुए थे। यही सिचुएशन थी, शॉर्ट में बना दिया था। अब मैथ्स लगाते हैं, आपको उसने बोला था कौन सी लिंकेज थी? एन ओ और एन एम ओ। मैथमेटिक्स लगाए तो ये आपका एन एक बना दिया मैंने इसको। अगर लिंकेज आप देखो तो ये एक एन एम ओ, ये वाली लिंकेज हो गई एक। दूसरी लिंकेज ये हो गई, ध्यान से देखो, यानी मैं 1 लिंकेज इसको बोल दूं, 2 इसको बोल दूं, 3rd ये हो गई, हाँ है ना? और 4th ये वाली हो गई इसके साथ। तो अगर एक नाइट्रोजन से आप देखोगे तो 4th हो गई ना? देखो ध्यान से, एक लिंकेज ये, दूसरी लिंकेज ये, तीसरी लिंकेज ये और चौथी लिंकेज ये। अगर इस नाइट्रोजन से 4 है तो दूसरे वाले नाइट्रोजन से भी तो 4 होंगी, तो 4 होंगी, तो आंसर कितना आएगा? 8। तो इसका मतलब समझो 8, सोचो अब दिमाग लगा के, 8। अब आपको मजेदार बात बताता हूं, जेई एडवांस 2012 में आया था ये सवाल, सॉरी 13 में। तो जेई एडवांस 2013 के अंदर ये सवाल आया था, और 2013 के अंदर जब ये सवाल आया था तो अपन पता है हर साल पढ़ते हैं, ये ऐसा का ऐसे ही पढ़ते हैं और ऐसा का ऐसे ही आता है। ठीक है? अब एक सवाल और दूंगा आपको, ऐसा का ऐसे ही, जो अभी तक नहीं आया, आना चाहिए पर। ओ एम ओ लिंकेज, चलो निकाल के बताओ फटाफट से। कई बच्चों का आंसर आ रहा है वैसे, कईयों का नहीं आ रहा, पर मैं चाहता हूँ सबका आए, अगर एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो। यार सबका आएगा तभी तो मजा आएगा लल्ला। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6। देखो कैसे निकाला होगा अपन ने, दिमाग की बत्ती जलाएं, वापस से नया बना देते हैं। उसमें मिक्स नहीं कर रहे अपन, इसलिए नया बना रहे हैं ना। ये एन है, ओ ओ एन और ये ओ। क्लियर? अगर हम दिमाग लगाएं तो आपसे बोला था उसने ओ
एम ओ। यार ओ ओ से देखो तो यहां से पकड़ो इसको, ये ऐसा नहीं लग रहा ये एक लिंकेज 1, ऐसा नहीं लग रहा ये दो लिंकेज 2, ऐसा नहीं लग रहा ये जो लिंकेज है ये 3, आया ना? ऐसा नहीं लग रहा ये लिंकेज पूरी की पूरी 4, बोलो। ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाली लिंकेज जो है वो 5, और ऐसा नहीं लग रहा ये वाली लिंकेज 6। देखो मैंने सारे लिंकेजेस बना दी टोटल, तो आंसर क्या आएगा इसका 6। आंसर क्या आएगा 6। 1 और 3 रिपीट हुआ है ना? नहीं, हाँ 1 और 3 रिपीट हो गए। हाँ अब दोबारा बनाए। वापस देखो, एन एन ओ ओ और ये ओ, आया ना? क्लियर? अब देखो दोबारा से चलते हैं। सबसे पहले यहां से ग्रीन से शुरू करते हैं। ये एक, ठीक है, ये आपका ब्लू से चालू करते हैं 2, ठीक है, ये पिंक से आएंगे तो ये 3, ठीक है। अब सेम इसके साथ निकाल लो, अगर उस वाली से 3 है तो इससे भी 3 आ जाएंगे ना? क्लियर? कैसे? देखो ये आपकी 4, ये आपकी इस वाली से 5, और जो छठी वाली थी ना जो मिसिंग रह गई थी वो ये थी, ये दोनों ऑक्सीजन भी तो आएंगे 6, ऐसे था वो छठा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोबारा देख लेना। तो ये 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आई होप आप कर देंगे। मस्त सवाल है रे बाबा, एकदम बिंदास रे, पढ़ के रख देगा रे बाबा। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो दोनों सवाल हैं जो ही के अंदर आते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था नोट यूजेस ऑफ ईडीटीए। देखो कई बार क्या होता है कि बाई मिस्टेक लेड पॉइजन ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। क्या बोला? बाई मिस्टेक लेड पॉइजन ह्यूमन बॉडी में आ गया। ह्यूमन बॉडी में आने से क्या दिक्कत होती है? मर सकते हैं। तो तुरंत आपको कैल्शियम ईडीटीए के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शन लगाने से क्या होता है कि जैसे अंदर जाएगा, जैसे अंदर जाएगा ये कैल्शियम ईडीटीए इस लेड के साथ क्या बन लेगा? कॉम्प्लेक्स। ये लेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहां से बाहर निकल जाएगा ये कैल्शियम+2, और ये जो होगा वो होगा सोल्यूबल। क्या होगा ये? सोल्यूबल। और ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आती है लेड पॉइजन, हट गया। तो इसका मतलब रीजन क्या लिखेंगे? यूज, पहला यूज क्या है बताओ? पहला यूज तो ये है कि ईडीटीए कैन बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ लेड पॉइजन इन ह्यूमन बॉडी। लिखो, ईडीटीए कैन बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ लेड पॉइजन इन ह्यूमन बॉडी। दोबारा बोलो, ईडीटीए कैन बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ lead poison in human body. EDTA can be used for removal of lead poison in human body. लिखा? तो एक ये कॉम्प्लीट रिएक्शन लिखो फटाफट जल्दी से। सेकंड, EDTA जो होता है कैन बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर को निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दोबारा बोलो, किस लिए करते हैं? हार्डनेस को हटाने के लिए भी। किसके लिए करते हैं बताओ?
व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्डनेस एंड वाटर स्वामदीप, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये वाला पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, आपको सिर्फ याद रखना है ये, प्लीज प्लीज प्लीज। आया हार्डनेस मत सीखो, हार्डनेस नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, लल्ला लल्ला एक लाइन याद करनी है। हार्डनेस हाइड्रोजन कंपाउंड में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन दो तरह की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से, और परमानेंट हार्डनेस थी। उसके बाद टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बन की वजह से। टेम्परेरी हार्डनेस निकाली जाती है बॉइलिंग के थ्रू और क्लार्क्स मेथड से परमानेंट हार्डनेस निकाली जाती है। आपको पता होना चाहिए था, पहला परमिटेड मेथड, दूसरा रेन आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, तीसरा आपका बोलो Na2CO3 से, और चौथा केल्गोन मेथड। ये सारा हम पढ़ेंगे बच्चे, डोंट डिस्टर्ब मी, ओके। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट है कि EDTA कैन बी यूज फॉर estimation of calcium and magnesium. Only at high pH, because at low pH EDTA will be protonated. पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो आपसे पूछेगा तीसरा यूज बताओ, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? यस, तो आंसर हाँ, क्यों? क्लियर। अगला देखो, EDTA क्या हो जाता है लो पीएच पर, सॉरी क्या लिखा मैंने, हाई पीएच लिखा ना, ओनली एट हाई पीएच। हाँ, ओनली एट हाई पीएच। अरे क्योंकि लो पीएच पर क्या हो जाता है वो प्रोटोनेटेड, उसका मतलब समझ रहे हैं, NH2 CH2। अरे NH कहाँ से आएगा? अब सोचो अगर EDTA एसिडिक मीडियम हो, लो पीएच मतलब एसिडिक मीडियम, तो ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, मतलब ये चार जगह यहाँ पर H है, वो H आ जाएगा, चार जगह H आ गया तो ऐसा दिखेगा। इसका नाम अब चेंज हो गया, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, नहीं स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, समझना है। अगर मान लीजिए अपन ने EDTA किया तो ये एक और हो जाएगा ऐसे, एक माइनस, अगर आपका pH आता जाएगा तो ये चेंज होता जाएगा। हमारा जो EDTA है वो एक्चुअल में ये है, तो ये जब हेक्साडेंटेड होगा तभी तो लोन पेयर डोनेट करेगा। आप ये देखो चार जगह अगर H आ गया तो फिर ये कितना हो जाएगा? बाइडेंटेड, ये ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। तो आपको इसलिए EDTA अगर चाहिए तो ये लो पीएच पर होगा या हाई पीएच पर होगा बताओ? EDTA अगर चाहिए तो कब होगा? हाई पीएच पे होगा। तो हाई पीएच के लिए EDTA की आवश्यकता होती है। क्लियर है दोस्तों? तो हाई पीएच चाहिए, लो पीएच करते EDTA विल बी प्रोटोनेटेड। एक सवाल पूछेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, हाँ जुड़ सकते हो सर्वेश। हेक्साडेंटेड खा खा मतलब सिर्फ एक जगह EDTA में, तो इसका आंसर बनाएगा, कई बच्चों ने दे दिया, वेरी गुड, दे आर इंटेलिजेंट।
देखो कैसे पता लगा, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हैं तो 1:2 2:2 p आएगा 0। अगर आप +2 कर देंगे तो यहां से ये 2s भी हट जाएगा। तो अगर ये 2s हट गया तो ये एक ऑर्बिटल खाली है और ये 3 ऑर्बिटल खाली है, तो इसका मतलब समझे आप, ये 4 ही डब्बे होंगे इसके पास। 4 डब्बे होने का मतलब समझते हैं आप, इसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 4 है। 4 डब्बे होने का मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और अगर 4 है तो इसका मतलब ये 6 लोन पेयर ले नहीं सकता। 6 लोन पेयर नहीं ले सकता, इसलिए ईडीडी है, जो अभी बताया था ना, हेक्साडेंटेड। तो ये आपने स्मॉल में लिखा है नैतिक, अपन कैपिटल लिख रहे, दोनों एक ही है बेटा, है ना, स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो। तो ये 4 डब्बों से ज्यादा नहीं ले सकता मेरे लल्ला, मचा देंगे हल्ला। केमिकल बॉन्डिंग का यूज नहीं है सर्वेश, ठीक है। तो ये 4 की वजह से ये नहीं बना सकता। तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर आएगा Be+2 बिकॉज इट हैज ओनली 4 वैकेंट ऑर्बिटल। अगला सवाल करो। ये कौन सा लिगेंड है बताओ? बाइडेंटेड या मोनोडेंटेड? पूछ रहा है, बताओ बाइडेंटेड या मोनोडेंटेड, जल्दी बताओ। ये कौन सा है, बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड या पॉलीडेंटेड? जल्दी सोचो। ऐसे सवाल अगर आपसे पूछे तो आई होप आप कर देंगे। ये बाइडेंटेड होगा, मोनोडेंटेड नहीं है। पूछो क्यों? आपको चेक करने का तरीका देखो ना, लोन पेयर है, कितने मेंबर रिंग बना रहा है देखो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बना सकता है, तो बाइडेंटेड लिगेंड है ये। क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। क्यों है बताओ? क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग बना रहा है। हाँ, स्ट्रक्चर नाम तो याद करने पड़ेंगे ना। तो आपके पास आपके पॉलीडेंटेड भी खत्म हो गया। तो हमने एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया जिसमें लिखा था कि जो लिगेंड होता है उसका क्लासिफिकेशन एक तो नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल के नाम पे था। एक आपने मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड किया। और अब आएगा थर्ड वाला, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी में दो थे हमारे पास, हमने पढ़ा था यार, एक तो था क्लासिकल और एक नॉन क्लासिकल। ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी, इसमें क्या आएगा बताओ? क्लासिकल और दूसरा नॉन क्लासिकल। ठीक है, अब पहला आएगा क्लासिकल। क्लासिकल क्या होते हैं? लिगेंड विच कैन डोनेट ओनली लोन पेयर, लिगेंड विच कैन यानी कि ऐसे जो सिर्फ लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। बोलो क्या बोला मैंने? ऐसे जो सिर्फ लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? लिगेंड विच कैन ओनली डोनेट, वो कहलाएंगे सिर्फ क्लासिकल लिगेंड। तो इसका मतलब हम पढ़ेंगे नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल लिगेंड जो होंगे वो अगर याद हो गए तो उनको छोड़ के बाकी सारे लिगेंड भी क्लासिकल ही होंगे। अब आप सोचो क्लास नॉन क्लासिकल कौन से होंगे? भाई नॉन क्लासिकल की बात तो सीधी सी है। क्या? नॉन क्लासिकल की बात तो सीधी सी है कि यार ऐसे लिगेंड जो लोन पेयर देते थे, तो जो नए लिगेंड आए उन्होंने कहा बस बाबूजी अब बहुत हुआ, बस अब अगर हम अपना लोन पेयर देंगे तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी लेंगे। क्या बोल दिया उन्होंने? बाबूजी बहुत हो गया, अब अपना लोन पेयर अगर देंगे तो साथ में हम इलेक्ट्रॉन भी लेंगे। यानी कि ऐसे लिगेंड, ये लिखो पहले,
नॉन क्लासिकल जो लिगेंड लिखाऊंगा इनको छोड़ के बाकी सारे लिगेंड क्या हो जाएंगे? क्लासिकल। हाँ, क्लासिकल लिगेंड हमेशा मोनोडेंटल लिगेंड होंगे। तो ऐसे लिगेंड, ध्यान सुनना, लिगेंड विच कैन डोनेट इट्स लोन पेयर इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल केटायन और एटम, बट साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इन इट्स वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल थ्रू बैक बॉन्डिंग। दिस बैक बॉन्ड फॉर्मेशन फिनोमेना प्रोसेस इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये जो बैक बॉन्डिंग है उसे क्या कहा जाएगा? सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। दिस इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। आराम से नोट कर लो इसको, फिर हम आपको बताएंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग। हाँ, मोनोडेंटेड क्लासिकल सिमिलर है। हाँ, यस यस यस, बिल्कुल। जल्दी इसको लिख लो पहले, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या हो रहा है ना बेटा। ठीक है विक्रांत, जल्दी लिखो। नॉन क्लासिकल लिगेंड को एक नाम और देते हैं, पाई एसिड लिगेंड। कितने? पाई एसिड। अब ये दो तरह के होते हैं, देखो, एक जिसमें लोन पेयर डोनेट करेगा, ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, और ये पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। अब इसमें कैसे होता है वो देखो। आप ये जो मेटल होता है ना, इसके पास ये डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये चार जो मैंने बनाए, ये कौन बनाए? डी ऑर्बिटल्स। ये जो बनाए हैं ये मैंने बनाए हैं एंटी बॉन्डिंग। ये चारों एंटी बॉन्डिंग है, व्हाइट कलर वाले। ये जो मैंने बनाया है वो सीओ का वो ऑर्बिटल, इसमें लोन पेयर है। इसके अंदर ये जो है, ये वो है जो डी ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वो ऑर्बिटल है जो खाली है। ठीक है, ध्यान सुनना भाई। ये इसको डोनेट कर देगा। जब ये अपना लोन पेयर दे रहा है तो क्या है ये आपका सिग्मा होगा। ये आपको लोन पेयर, इसको इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है तो ये पाई होगा। ये जो पाई बॉन्डिंग है इसी का नाम है सिनर्जिक बॉन्डिंग। समझ लो, ये पाई, तो इसलिए सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर हो गया। देखो, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर हो गया ये। अरे यार, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, इसे कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। एक और डायग्राम बना रहा हूं। ये वाला डायग्राम हम बाद में समझेंगे। ये भाई मेटल का वो डी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन थे। ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये एंटी बॉन्डिंग है इसकी जो मैं बना रहा हूं। ये इसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर रहा है, इसलिए इसे पाई डोनर पाई एक्सेप्टर है। सिनर्जी बॉन्डिंग तो पाई बॉन्डिंग है एक तरह से। ठीक है, अब ये डायग्राम बनाओ फटाफट से। देखो, अगर आप लिगेंड आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि लिगेंड एक ऐसी चीज होती है जिससे कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे मैथमेटिक्स में आपको पहले पढ़ाया अगर, तो बेसिक मैथमेटिक्स में 2/2 आपका ये एडिशन, समीशन, यूनिट्स, मैथमेटिक्स के बेसिक ये पढ़ाए जाते हैं, तभी आप कर सकते हो। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड चल रहा है, तो लिगेंड तो याद होना चाहिए, उसका डोनर एटम याद होना चाहिए। कुछ गवार बैठे होंगे यहाँ पे, वो सोच रहे होंगे कि ये तो हमें रटवा रहे, तो क्या लिगेंड का स्ट्रक्चर कैसे बना देंगे बे? स्ट्रक्चर तो जो है वही है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी समझ में आएगी ना आगे की क्या चलेगा। ये इन गवारों को पता है, आईआईटी जेई घोल के पिला दो ऐसे कैप्सूल में, इंजेक्शन में, इनसे पढ़ा नहीं जाता। इनको चाहिए इंजेक्शन लगा दो आईटी का। सर आईटी मुंबई का एक इंजेक्शन, सर आप तो उसके पैसे ले लो, सीधा दे दो खून के अंदर एकदम से। समझ रहे हो बेटा? आईटी करनी है तो थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा। ये बोल रहे कष्ट लेना पड़ा है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है
उस नए चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को हमें उसको याद करना पड़ता है। उसको ये नहीं कहते हैं कि उसको भी समझाओ। जैसे अगर आपसे बोले 2+2 मैथ्स में कितना होता है 4, अगर आप मैथ में जाके बोल दो 2+2 4 होता है, उसको भी समझाओ, सर फोड़ देगा मैथ्स का टीचर, तो बोलेगा तू आईटी के भाई क्यों कर रहा है, इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है तुझे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो इतनी मेहनत की जरूरत है क्योंकि आईटी कर रही है, आईटी करनी है कि नहीं करनी है, पक्का। तो भाई आईटी करनी है तो उसके जो बेसिक्स होते हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। डायग्राम बनाओ, आगे बढ़े। इधर देखो, अब ये एक सवाल पक्का आएगा भाई साहब जेई के अंदर, पहले बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है सिनर्जिक बॉन्डिंग जेई एडवांस का, खतरनाक। क्या वाला जल्दी बताओ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेई एडवांस में सवाल पक्का ही है, कोऑर्डिनेशन के 4 सवाल में से एक सवाल यहां से आना है पक्का। सिनर्जिक बॉन्डिंग का पक्का आएगा एक सवाल, चाहे कुछ भी हो जाए। ये डन है, इसलिए इसको बहुत सीरियसली समझना, मैं बहुत आराम से समझाता हूँ, रिलैक्स कूल माइंडेड हो गए। क्या बोला जल्दी बताओ, बहुत कूल हो के समझना। इसमें सिंपल फंडा समझो आप, यहां पर ये मेटल था, ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था। क्या बोला मैंने बताओ, मेटल था, कार्बन था और ऑक्सीजन था, ठीक है। इस मेटल ने इसके एंटी बॉन्डिंग में दिया था ये, क्या बोला जल्दी बताओ, इस मेटल ने इसके एंटी बॉन्डिंग में दिया था ये, कहा दिया, एंटी बॉन्डिंग में। अब दिमाग की बत्ती जलना, सिनर्जी बॉन्डिंग का की पॉइंट दे रहा हूं आपको, की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स। ये जो मेटल है इसने इसके एंटी बॉन्डिंग में दिया है, एंटी बॉन्डिंग में गया, एंटी बॉन्डिंग में गया, तो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होगा और बॉन्ड ऑर्डर हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहां अगर जब सिनर्जी बॉन्डिंग होगी तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा नहीं आएगा, पाई का बैक बॉन्डिंग जैसा। तो अगर यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा सोचो, तो आप समझ सकते हो क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड बढ़ गया। और इधर जब देखोगे आप, तो इसने एंटी बॉन्डिंग में दिया था, सीओ के एंटी बॉन्डिंग, और हमने पढ़ा था कि एंटी बॉन्डिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो रिपल्शन आता है। हमने क्या पढ़ा था, एंटी बॉन्डिंग में जब भी जाएगा तो रिपल्शन होगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो यहां देखो आप, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा और बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। ये सिनर्जिक बॉन्डिंग के 4 सवाल हमेशा बन गए आपके पास। मेटल कहां देगा, सीओ के एंटी बॉन्डिंग में। तो जो पीछे अपन देख रहे हैं उसमें हमने एक लाइन बोली थी, हमने एक लाइन क्या बोली थी कि यहां पर आप देखोगे वैकेंट कहां देगा, ये एंटी बॉन्डिंग में देगा या एंटी बॉन्डिंग के अलावा डी में देगा। तो अब आपको एक डाउट आएगा कि सर ये डी में कब देगा और एंटी बॉन्डिंग में कब देगा, जल्दी बोलो, ये डी में कब देगा और एंटी बॉन्डिंग में कब देगा, ये डी है, ये डी में कब देगा और एंटी बॉन्डिंग में कब देगा सोचो, डाउट है ना। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले अगर कभी सीओ आ जाए, एनओ आ जाए, एनओ प्लस आ जाए और साइनाइड आ जाए, तो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। जब भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो तो सेकंड पीरियड वालों में डी नहीं होता। क्या बोला जल्दी बताओ, सेकंड पीरियड वालों में डी नहीं होता है। अगर सेकंड पीरियड वालों में डी नहीं होता, बोलो, सेकंड पीरियड वालों में डी नहीं होता, सोचो, तो सेकंड पीरियड वालों में अगर डी नहीं होता तो कहां लेगा, ये एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कहां लेगा, बोलो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर PH3 आ जाए, PF3 आ जाए, ASH3 आ जाए, R3P आ जाए, कोई भी ऐसा हो जो सेकंड या थर्ड पीरियड का हो, तो उनमें एंटी बॉन्डिंग की जगह डी में लेगा क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली है। तो ये एक लॉजिक मैंने बता दिया, सिनर्जिक बॉन्डिंग जब होगी थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले जो भी होंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें वहां जाएगा जहां डी ऑर्बिटल है। लेकिन अगर सेकंड पीरियड वाले होंगे तो कहां जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। जितने भी पाई बॉन्ड वाले हैं ना, क्या बोला मैंने, जितने भी पाई बॉन्ड वाले, उन सब में जितने भी पाई बॉन्ड वाले हैं उन सब में, चाहे कोई भी हो, ये सब कार्बन वाले हैं, अरे ये सब, ये सब के सब कौन है, बोलो, कार्बन वाले हैं।
तो अगर ये सब के सब कार्बन वाले हैं तो इसका मतलब यहाँ पर सब में पाई बॉन्ड है, लेकिन कार्बन भी सेकंड पीरियड का है, तो सब में एंटी बॉन्डिंग में ही लेगा। तो ये क्लियर हो गया कि एंटी बॉन्डिंग मिलेगा। अब यहाँ मैंने बनाया सीओ, सीओ कहाँ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं, सेकंड सीओ, सीओ के अंदर जब भी जाएगा एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। एंटी बॉन्डिंग एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जहाँ रिपल्शन होता है, तो यानी कि रिपल्शन होगा तो लेंथ बढ़ेगी हल्की सी, ठीक है, और यहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ती है यहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड की, ठीक है। अब जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है वो डिपेंड किस पे करेगी? सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है वो डिपेंड्स ऑन डोनेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ, डिपेंड्स ऑन डोनेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कैटायन एंड एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड। यानी कि मेटल जो होगा उसकी डोनेटिंग एबिलिटी, सिनर्जिक बॉन्डिंग में मेटल दे रहा है इसलिए उसकी डोनेटिंग एबिलिटी और लिगेंड की एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी देखनी है बस। क्लियर? PHEN ऑर्थो बाइडेंटेड में कल बताया था ना, 110 ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, PHEN। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आप मुझे बताओ कि जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स लिखता हूं यहां पे, ये VCO6 VCO6, ये प्लस ये 0 और ये VCO6 माइनस, है ना। अब अगर हम बात करें यहां पर तो ये प्लस है, ये न्यूट्रल है और वो नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में अगर अपन देखें तो क्या दिख रहा है आपको? आपसे क्वेश्चन पूछा ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। आप दिमाग की बत्ती जला के बताओ कि ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ किस में आएगी ज्यादा? तो यहां पर ये प्लस आ रहा है ना बेटा, तो इस पर मेरिडियम पर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ गया तो मेटल पर प्लस आती है, उसकी डोनेटिंग एबिलिटी घट गई, ये न्यूट्रल है। और वहां देखोगे तो नेगेटिव आएगा सीधा, क्योंकि CO पे कोई चार्ज नहीं, तो ये नेगेटिव सीधा V पर आएगा। नेगेटिव चार्ज अगर मेटल पे तो उसकी डोनेटिंग एबिलिटी बढ़ेगी, तो वो CO को ज्यादा देगा, तो CO के एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा जाएगा तो CO का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या आएगा? ये। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछे कि ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछता तो CO का बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो अपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर किस में ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा, जल्दी बताओ। मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बताओ, यही आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग वहां होगी तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा आएगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी बताओ फटाफट, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर लेंगे, सिंपल है ना फंडा। एक सवाल में 4 सवाल छुपे हुए हमेशा। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? एक सवाल में 4 सवाल छुपे होंगे। अगला सवाल बताना। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयल हैव हायर CO बॉन्ड लेंथ? नोट नहीं किया था पहला, चलो पहले ये लिख लो फिर वो नोट कर लेना। लिख लिया? देखो आंसर आएगा 4th। क्यों आएगा? अब की बार उसने बोला सबसे ज्यादा CO बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इसी में होगी, -2 आ रहा है। तो यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ CO कितने हैं, 4 है या 5 है या 6, उससे नहीं देखना, डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी बस। तो यहाँ डोनेट ज्यादा ये करेगा, क्यों करेगा बताओ? क्योंकि यहाँ -2 चार्ज आ गया, ठीक है। अब एक टर्म होती है वो आपको याद होना चाहिए, ये
इसका नाम होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? थर्म, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैव हायर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैव हायर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जी अनिकेत, लिखने का टाइम दे रहे ना। कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ देखेंगे सचिन। कार्बन के अगर एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो कार्बन की ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ देखेंगे। अरे अब देखो, दिमाग नहीं लगाया तुमने, ऊपर क्या लिखा हुआ है वहां पे? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यहां अगर सीओ है तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर लेंगे, अगर यहां मेटल कार्बन है तो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर से मतलब है ना नंबर ऑफ बॉन्ड से। तो मेटल कार्बन बॉन्ड जो है वो सबसे ज्यादा किस में होगा? जिसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। सिनर्जिक बॉन्डिंग किस में ज्यादा हो रही? बी में। तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर? बी। बोलो किस में होगी ज्यादा? इसमें। तो क्या होगा? ये ज्यादा होगा। नहीं आई बात समझ में? क्लियर? एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखेंगे कि जब सीओ आइसोलेटेड कंडीशन में होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ इन आइसोलेटेड कंडीशन, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ इन आइसो, दो बार हो गया क्या? आइसोलेटेड कंडीशन is 1.128 एंगस्ट्रॉम, but in complex compound it will be 1.150 angstrom due to synergic bonding. ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब ये पूछ रहा है कि क्यों हुआ ऐसा, समझना। आइसोलेटेड कंडीशन का मतलब समझो। सीओ जो होता है ना, अनिकेत 2 मिनट रुक जाओ, इसके बाद देते लिखने का टाइम। सीओ, सीओ जो होता है ना, सीओ उसके अंदर आपकी बात कर रहे हैं। अगर अकेला है सीओ, भाई साहब मैं बहुत खुश हूं, ये आपका सीओ अकेला, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो फिक्स है 1.128 एंगस्ट्रॉम। ये जो सीओ है अकेला है, और ये अकेला जो सीओ है इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.128 एंगस्ट्रॉम। आइसोलेटेड कंडीशन का मतलब अकेला, जिसमें किसी भी तरह का फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगे। जिसमें किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन ना लगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ना लगे, उसे क्या कहेंगे अपन? आइसोलेटेड। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स में आ गया तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.150 हो जाएगी सिनर्जिक बॉन्डिंग से बढ़ के। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक सवाल आपसे अगर मैं पूछूं तो बताएंगे? CO बॉन्ड लेंथ इन FeCO होल 5, तो ए ऑप्शन था 1.128 एंगस्ट्रॉम, दूसरा था 1.150 एंगस्ट्रॉम, तीसरा था 1150 एंगस्ट्रॉम, चौथा था 1.172 एंगस्ट्रॉम। अब आप बताओ CO बॉन्ड लेंथ इन FeCO होल 5। डी में आएगा तो सवाल नहीं पूछेगा, अपने सीईओ के सिलेबस में बेटा मनस्विन।
हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड है सिलेबस में, वही पूछेगा, जल्दी करो। ठीक है, तो आंसर अपने आप ही आ गया, FeCO होल 5 में ये आएगा, बस खत्म। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। जेई 2007 में आया था ये एडवांस में। कब आया था? जेई एडवांस 2007। कॉम्प्लेक्स ये इसको कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉम्प्लेक्स। क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉम्प्लेक्स। लास्ट के सीडी में कभी क्वेश्चन नहीं आता ऐसे, है ना? एक नेगेटिव आएगा, एक न्यूट्रल आएगा, एक कॉम्प्लेक्स आएगा उसमें। अगर फिर भी पूछे तो जेड इफेक्टिव से देखते हैं मयंक, किसमें जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा। तो आपको पीरियडिक याद होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, तो बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। कर सकते हो, हाँ है ना? अब आएंगे आपके पास मिक्स्ड कार्बोनाइल। मिक्स्ड कार्बोनाइल का मतलब होता है जैसे CO जो है ना, उसके साथ एक और दूसरा लिगेंड आ जाए। कभी भी ध्यान से सुनना, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना कार्बन मोनोऑक्साइड के, इन्हें कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है, ये वाले कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। अब ये मिक्स्ड कार्बोनाइल होते हैं, है ना? उसमें आपने एक और लिगेंड ऐड कर दिया, ठीक है? अब ये एक और लिगेंड ऐड हो गया, तो ये आपका NiCO होल 4 NiCO होल 3 PF3 है। तो अब सबसे पहले यहां पर एक CO उठ के PF3 आया, तो हमें PF3 की स्टडी करनी पड़ेगी पहले। PF3 में एक्चुअली F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा, अगर वो खींचेगा तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। ये जो F है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अगर ये F अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ क्या आने लग गया? प्लस। अब ये प्लस आते इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ गई, तो यानी कि क्या बोलेंगे हम कि PF3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO, यानी कि वो ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट बताया क्या है कि ये जो निकल है वो जब CO को देगा और PF3 को देगा तो PF3 ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेगा, ये ज्यादा लेगा, तो इसके पास एंटी बॉन्डिंग में कम जाएगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में कम जा रहा है, तो इसका इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम, तो यानी कि इसका ज्यादा होगा CO का। तो NiCO होल 4 ज्यादा होगा, क्लियर? लेकिन अगर इसी की जगह दूसरा कॉम्प्लेक्स आ गया और उसने इस बार क्या कर दिया? चेंज, और इस बार दे दिया उसने NiCO होल 3 PMe3 कर दिया, तो अभी PMe3 की स्टडी करो, तो यहां क्या होगा? धक्का देगा, ये धक्का देगा तो यहां नेगेटिव 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 आएगा, ये अगर धक्का देगा तो यहां नेगेटिव 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 आएगा, तो इसका मतलब क्या निकला? ये अगर धक्का देगा तो नेगेटिव 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 आएगा, तो क्या होगा? ये अगर धक्का देगा तो नेगेटिव 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 आ गया, तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा नेगेटिव चार्जेस, फिर ये कम लेगा, ये नहीं चाहिए इसको, ये ज्यादा लेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा गया, अगर इसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा गया तो फिर ये ज्यादा होगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में अगर ज्यादा हो गया तो नहीं यार समझ में पक्का लो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, अरे यार ना सिनर्जिक बॉन्डिंग में मेटल क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है ना, इसको कंपैरिजन चल रहा है। अब अगर मैं दोनों को एक साथ दे दूं तो NiCO होल 3 और ये आ जाएगा PF3 और ये आ जाएगा NiCO होल 3 और PMe3। अब इन दोनों में CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। सब में CO बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं हम, आप समझ ही नहीं रहे, CO बॉन्ड लेंथ का ही ऑर्डर चल रहा है सब में। यहां भी CO बॉन्ड लेंथ, अब आप खुद बताओ ऑर्डर CO बॉन्ड लेंथ का, फिर से वही, ये आपका PF3 ज्यादा लेगा, यहां कम जाएगा, वहां PMe3 लेगा ही जाएगा तो ये ज्यादा जाएगा, इसके अंदर ज्यादा जाएगा तो ये CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा इसका, क्लियर? पक्का? अब आप लिख लो, इसमें कौन सा लिखने का टाइम चाहिए था, जल्दी लिखो। कहां से लिखना था बताओ? यहां से लिख लिया सबने? फटाफट फटाफट बोलते जाना, क्लियर सबको यहां तक? बेटा जेई एडवांस में सवाल आएगा, इसलिए देखो हल्के में मत लेना सिनर्जिक बॉन्डिंग को। ये लो, लिख लिया यहां तक? ये लो, ये लिख लिया?
ये लो, लिख लिया। ये लो, ये लिख लिया। ये लो, ये लिख लिया। मेंस में भी आता है जी, एडवांस में आएगा तो मेंस में तो पक्का आएगा। अब एक और सवाल आता है कि ड्रॉ द जी सॉल्ट। और जो जी सॉल्ट है वो के PtCl3 C2H4 होगा। के PtCl3 C2H4। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, ये Pt होता है, एक Cl ये है, एक Cl ये है, एक Cl ये है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, और ये इथाइलिन मॉलिक्यूल है। इथाइलिन मॉलिक्यूल ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये H H H H, ये ऐसे अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये सिनर्जिक बॉन्डिंग कर रहा है इससे। तो ये K+ आ जाएगा, हाँ या ना, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, क्लियर। ये आपका जी सॉल्ट होता है। अब इस जी सॉल्ट के अंदर आपसे प्लेटिनम कहाँ दे रहा है, सीसी के एंटी बॉन्डिंग में। अगर एंटी बॉन्डिंग में देगा तो ये सीसी का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अगर यहां से ये देगा तो इसके सीसी के बॉन्ड में लेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हाँ या ना। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन बन गया। इन आइसोलेटेड कंडीशन, वापस से, in isolated condition cc bond length is x, but in complex compound cc bond length क्या होगी, greater than x due to synergic bonding। ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, क्लियर। क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है उसके एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा तो सीसी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। अब इसी का एक दोस्त है और एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, आप बताएंगे, इसी का फ्रेंड है वो, बगल वाले का ही कॉपी हो गया एकदम। यहां पर आपका Cl और ये Cl आ गया, यहां पर आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, ये इसने पाई दे दिया, डॉट 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 डॉट, यहां पर आ गया ये साइनाइड। अब की बार एक क्वेश्चन पूछा उसने कि X और ये Y बॉन्ड लेंथ है, ये अलग कंपाउंड है, जी सॉल्ट तो खत्म हो गया यहां तक। ये जी सॉल्ट में से ऐसा नहीं लग रहा है, हटा के आपने साइनाइड लगा दिया। अब उसने बॉन्ड लेंथ पूछी है, ये वाली सीसी की X और ये वाली सीसी जो है Y, आप बताओ किसकी ज्यादा, जल्दी बताओ, X और Y में कौन ज्यादा, जल्दी फटाफट। ऑब्वियसली बात है क्या होगा, Y ज्यादा आएगा X से। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ साइनाइड आ गया, साइनाइड आ गया तो माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर वो साइनाइड आएगा तो माइनस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे, तो यहाँ प्लस प्लस आएगा, प्लस आने से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी इसकी। अगर प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अगर इसकी बढ़ गई तो सोचो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की अगर टेंडेंसी बढ़ गई तो इसी का तो ज़्यादा आएगा भाई। अब मैं आपको जी सॉल्ट का है ना एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक सवाल और आएगा वहाँ से, वो आपको मैं फील दिलाना चाह रहा हूँ एक बार, है ना, देखना स्ट्रक्चर, क्योंकि वो स्ट्रक्चर देखे बिना आपको फील नहीं आती। ये दिखा, ये रहा, दिखा, ऐसा होता है जी सॉल्ट 3D में, देखो इसको। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इथाइलिन मॉलिक्यूल जो है वो परपेंडिकुलर है इसके प्लेटिनम वाले, इसके, ये Cl हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया, ठीक है, ये आपका H है, ये आपका H है, वो H है और वो H, अरे बस कर भैया, वो बस हो गया, इतना भी मत जा आगे। देखो फील आ रही है कुछ? तो अगर आपसे पूछे कि जी सॉल्ट में ये इथाइलिन मॉलिक्यूल ऐसा नहीं लग रहा प्लेन के परपेंडिकुलर है, देखो, तो सवाल आपसे पूछेगा कि जो जी सॉल्ट है वो जी सॉल्ट में ये जो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम है, देखो ये प्लेटिनम है, ये Cl है, ये Cl है, Cl है, ग्रीन वाले Cl है, और वो इथाइलिन मॉलिक्यूल है, तो वो जी सॉल्ट के परपेंडिकुलर होता है।
तो आप ऐसे देखेंगे ये परपेंडिकुलर होगा इथाइलिन मॉलिक्यूल, तो नोट करके लिखो इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीस्ट सॉल्ट। ठीक है, कहाँ गया वो नोट। जीस्ट सॉल्ट आपका एक तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, हम आगे बढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेनर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, बिकॉज C2H4 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो C2H4 परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर नहीं बोल रहे उसको। क्लियर दोस्तों, आया ना? ठीक है, वापस आओ पीछे भी, ये क्या हुआ, इस पे आए। अब जो मैं दूसरी चीज बताने वाला हूं इसमें वो ध्यान से देखना। आज तुम्हारी नहीं मिलेगी वो, बाकी तो हर जगह मिल जाती है हमेशा एक बार में। बॉन्डिंग हटाता हूं इसमें से। चलो वो डायग्राम नहीं मिल रहा, आप समझ लेना है ना, मैं एक चीज समझा रहा हूँ। वो डायग्राम में आपको एग्जैक्ट वैल्यूज है, वो वैल्यूज नहीं दिख रही एग्जैक्ट, इसमें कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ गया वो डायग्राम। ठीक है, इससे समझ लेते हैं अपन। देखो ये आपका डायग्राम देखना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो, ये कहाँ गया वो, अरे ये चीज थे भाई साइंटिस्ट, दिख रहे हैं, ये है वो डायग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इसको समझना आप ध्यान से, ये जो वैल्यू है आप देखो ध्यान से, ये इस Cl और इस Cl की वैल्यू से बड़ी है। अगर आप देखो इस Cl की वैल्यू देखिए उसने 2.303 और इसकी भी वही है 2.0303, इसकी भी क्या है 2.303। मतलब समझो आप ये वाली बॉन्ड और ये वाली लेंथ बराबर है, लेकिन आप ये वाली देखो ये बड़ी है, ये जो लेंथ आपको दिख रही है ना ये बड़ी है। तो ये इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये लेंथ बड़ी है क्यों, तो उसका रीजन अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसका रीजन होता है ट्रांस इफेक्ट, ये धक्का देगा इसको, ट्रांस इफेक्ट। यानी कि बस एक लाइन जो आपको समझानी थी जिसके लिए मैंने इतना सारा सब कुछ किया, वो ये था कि जो जीस्ट सॉल्ट दिया हुआ है ना, इसमें x और y और z, इसमें ये x और y तो बराबर है लेकिन z बड़ा है, तो जो z बड़ा है उसका रीजन आपको लिखना था बस ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट। ये क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम अगला ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना सा आता है सवाल कि भैया ये दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है, ये अलग क्यों होती है, तो रीजन आप देंगे ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट, ये बड़ी होती है। कभी ऐसे भी पूछ ले कि इनकी लेंथ का ऑर्डर बताओ, तो आपको ये वाली लेंथ बड़ी करनी है, इसके अपोजिट वाली, इथाइलिन के जस्ट अपोजिट, इथाइलिन के अपोजिट वाली, ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।